Good morning, students. Welcome to my Bansal English class. Today I am teaching class 8th science, chapter 1st, crop production and management. Means the production of crops and management and their management. क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करते हैं और उसका प्रबंधन देखते हैं कैसे करते हैं. बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं. पहली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर. पहली और बूझो गर्मी की छुट्टियों में अपने चाचा के घर गए. देयर अंकल इज़ ए फार्मर. उनके चाचा जी एक किसान हैं. एक दिन देखते हैं वन डे दे सॉ देयर टूल्स सम टूल्स लाइक खुरपी सिकल सॉवेल प्लग्स. एक दिन दोनों के दोनों कुछ टूल्स देखते हैं लाइक खुरपी सिकल हसिया होता है, सॉवेल रॉड का बना हुआ, प्लग हल एट्सेट्रा इन द फील्ड. आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स. मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे इन टूल्स का यूज़ किया जाता है और कहाँ इनका यूज़ किया जाता है. यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. आपको पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे प्राणी जो होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. प्लांट्स अपना भोजन खुद बना सकते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड. क्या आप बता सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना भोजन सिंथेसाइज करते बनाते हैं. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन नहीं बना सकता है. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. खाना अपना नहीं बना सकते हैं तो वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. हमें ये जानना जरूरी है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है. यू ऑलरेडी नो दैट. आप पहले से जानते हैं कि भोजन को खाने से हमें क्या मिलती है, एनर्जी. फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाई ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस. भोजन से हमें एनर्जी मिलती है जिसका उपयोग हम लोग वेरियस बॉडी फंक्शंस के लिए करते हैं. जैसे कौन कौन से बॉडी फंक्शंस, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एट्सेट्रा. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ. हम लोग अपना जो भोजन है वो प्लांट से एंड एनिमल से प्राप्त करते हैं या इन दोनों से प्राप्त करते हैं. सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. इंडिया हमारा इतना बड़ा देश है या अदर कोई भी कंट्री जितनी बड़ी देश है वहाँ बहुत से लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होते हैं. उनके लिए इतना भोजन कहाँ से आए. सिंपल सी बात है कि वी हैव टू ग्रो फूड. फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल. इसके लिए हमें लार्ज स्केल पर फूड प्रोडक्शन करने की आवश्यकता है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर का, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी. और उन प्रोडक्शंस का हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, इसके लिए हमें कौन कौन से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करने पड़ते हैं ये देखते हैं. और ये कहाँ से शुरू हुई, एक छोटी सी स्टोरी है. टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक. 10,000 BC ईसा पूर्व जो लोग थे वो नोमैडिक थे, यानी खाना बदोश थे. लोग यहाँ से वहाँ तक जाते थे, जब वहाँ का भोजन खत्म हो जाता था आगे चलते हैं. इस प्रकार से वो स्थानांतरण वाला काम करते थे, एक स्थान पर टिके नहीं रहते थे. दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. वो एक ग्रुप में प्लेस टू प्लेस वॉन्डर करते थे, जाते थे. किसके लिए, फूड एंड शेल्टर के लिए, भोजन और आश्रय के लिए. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल वो जंगल में जो भी मिलते थे, फल मिलते थे, वो सब्जियां मिलती थी, कंद मूल मिलते थे, उनको खाते थे. एंड उसके बाद वो हंटिंग भी करना शुरू कर दिए. लेटर उसके बाद दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स. उसके बाद वो कल्टिवेट करना सीख गए, खेती करना सीख गए और प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए. किसका, राइस का, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स का. थस
इस प्रकार से वॉज बॉर्न ऑफ एग्रीकल्चर, इस प्रकार से खेती का जन्म हुआ, कृषि का प्रारंभ हुआ। When plants of the same kinds are cultivated at one place, जब एक ही प्रकार के प्लांट्स को, क्रॉप किसे कहते हैं? When plants of the same kind, एक प्रकार के प्लांट्स को कल्टीवेट किया जाता है वन प्लेस पर, यानी लार्ज स्केल, व्यापक पैमाने पर एक ही प्रकार के प्लांट को जब कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है, तो उस प्लांट के ग्रुप को क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। किसके होने चाहिए? पूरे के पूरे व्हीट के ही होने चाहिए, उसको कहेंगे हम व्हीट की फसल। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हम पहले से जानते हैं कि जो क्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ को सीरियल्स कहते हैं, अन्न कहते हैं, सीरियल कहलाते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं। फल भी हमारा एक फसल है, साग सब्जियां भी हमारी फसल हैं, और सीरियल अन्न का भी पैदावार किया जाता है। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। इनको क्लासिफाइड किया जा सकता है किस प्रकार से? जिस सीजन में वो ग्रो की जाती हैं उसके हिसाब से उसको क्लासिफाइड किया जाता है। इंडिया इज़ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अच्छी तरह से जानते हैं कि इतना बड़ा देश में जो क्लाइमेटिक कंडीशन वो सेम नहीं है। कहीं कहीं का टेम्परेचर हाई है तो कहीं लो है, ह्यूमिडिटी कहीं ज़्यादा है, लाइक चेरापूंजी, मासिम राम मेघालय में टेम्परेचर की बात करें तो अभी राजस्थान जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला जोन में आता है। रेनफॉल भी मासिम राम चेरापूंजी मेघालय में। इस प्रकार के हर जगह का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो डिफरेंट है। इस प्रकार से वहाँ पर जो कल्टीवेट की जाने वाली फसलें हैं वो भी डिफरेंट होंगी। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस कारण से डिफरेंट वैरायटी के क्रॉप्स इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न है कैन बी आइडेंटिफाइड। इनके बावजूद भी यहाँ पर मेनली टू टाइप्स का जो क्रॉपिंग सिस्टम है, एक खरीफ है और एक रबी। खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ, द क्रॉप ग्रोन इन द रेनी सीजन, ऐसा क्रॉप जिसे रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, मोस्टली इन जून टू सितंबर, लाइक पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, कॉटन्स आर द खरीफ क्रॉप्स, आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप किसे कहते हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जिनको विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, अक्टूबर टू मार्च के महीने में, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड। ऐसे जो क्रॉप्स हैं वो जिनको हम ठंडी के मौसम में ग्रो किए थे उसको रबी क्रॉप्स कहते हैं। ऐसे क्रॉप्स जिनको हम बरसात के मौसम में, मानसून के मौसम में ग्रो करते हैं उनको खरीफ की क्रॉप कहते हैं। इनके अलावा भी बिसाइड्स दिस पल्सेस वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस। कई जगहों पर दाल हो गया, सब्जियां हो गई, उनको कई जगहों पर गर्मी के दिनों में भी ग्रो की जाती हैं। अब इन कल्टीवेशन को, क्रॉप्स के बेहतर प्रोडक्शन के लिए हमें बेसिक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या क्या बेसिक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है वो देख लेते हैं। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। धान की फसल को ठंडी के मौसम में क्यों नहीं ग्रो किया जा सकता है? सिंपल सी बात है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। धान के खेत के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसलिए हमें पैडी फील्ड जो है कब करनी चाहिए? धान की खेती मोस्टली इन रेनी सीजन। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. Cultivation of crops, फसलों का उत्पादन जो है, involves several activities, कई एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं undertaken by the farmer के द्वारा over a period of time, समय समय पर उसको करना पड़ता है। You may find that these activities are similar to those carried out by
gardener, or even by you when you grow ornamental plants in your house. क्या क्या प्रैक्टिस करना पड़ता है आप खुद जानते हैं, आप भी अपने घर में गार्डन किए होंगे. गार्डनर जो होता है, माली जो होता है, या आप खुद कौन कौन से काम करते हैं, वो सारे प्रैक्टिसेस फार्मर को भी अपने कल्टीवेशन के लिए करना पड़ता है, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए. दिस एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड, ये एक्टिविटीज़ जो हैं या एक कौन से काम होते हैं टू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए, विच आर लिस्टेड बिलो. फर्स्ट नंबर, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना. दूसरा है सोइंग. थर्ड है एडिंग मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन. फोर्थ नंबर. फिफ्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, एंड लास्ट स्टोरेज. वन बाई वन करके देखते हैं इनको. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना. द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बीइंग ग्रोइंग अ क्रॉप. मिट्टी को तैयार करना किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से, उगाने से पहले सबसे पहला काम है मिट्टी को तैयार करना. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. एग्रीकल्चर में जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, जिसमें मिट्टी को क्या किया जाता है, टर्न किया जाता है, उलट पलट किया जाता है जुताई करके, एंड लूजन इट, इसको ढीला किया जाता है. कैसे? दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. ऐसा कर देने से जो सीड्स होते हैं, सीड्स जब जर्मिनेट होता है तो उसका रूट डेप्थ तक जाता है और वहाँ से उसको मिनरल्स और वाटर पर्याप्त मात्रा में मिलता है. द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स ऑफ ब्रीथ इजी इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. द लूज सॉइल, जो ढीली मिट्टी है, अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली, आसानी से सांस लेने में मदद करती है जड़ों को. इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, जब वो गहराई में जाती हैं तब. वाई डज लूजन ऑफ द सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इट. जो लूज मिट्टी होती है वो क्यों इजिली उसको अलाउ करती है? द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. आपको पता हो, जो ढीली मिट्टी होती है, लूज सॉइल, लूजन सॉइल जो होती है वो अलाउ करती है द अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स को, जो मिट्टी में उपस्थित रहते हैं, रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, वृद्धि के लिए. दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर. अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स जो होते हैं सूक्ष्म जीव, वो फ्रेंड्स कहलाते हैं ऑफ द फार्मर्स, सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट. ये जो अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स होते हैं वो आगे चल करके मिट्टी को उलट पलट करते हैं, उसको ढीला करते रहते हैं, एंड एड ह्यूमस, उसमें नमी को बनाए रखते हैं. बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन. लेकिन हमें इसको ढीला क्यों रखना चाहिए? वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न, उसको उलटना पलटना क्यों चाहिए मिट्टी को? यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कैन नॉट कंटेन मिनरल्स, वाटर्स, एयर्स एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. आपको पता है कि सॉइल में बहुत सारे आवश्यक पदार्थ, खनिज पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. इन एडिशन, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिजम्स. जो डेड प्लांट्स होते हैं एंड एनिमल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं गेट डिकम्पोज हो जाते हैं, उसमें अपघटित हो जाते हैं, मिल जाते हैं बाय द सॉइल ऑर्गेनिजम्स के द्वारा. इन दिस वे, इस प्रकार से वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल. इस प्रकार से वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो भी उस डेड ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं, डेड प्लांट्स में हो गया, कोई जीव जंतु मर गया तो डिकम्पोज होने के बाद उसमें रिलीज हो जाता है बैक इनटू द सॉइल, फिर से मिट्टी में मिल जाती है. दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, और इन न्यूट्रिएंट्स को फिर से प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट्स ग्रो. आपको पता हो कि कुछ ही सेंटीमीटर
जो होता है सॉइल का, वो ग्रो करने में, प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप so that plants can use these nutrients. Turning and loosening of the soil, मिट्टी को ढीला करना या उसको उलट पलट करना, brings the nutrients rich soil. सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देता है पर्याप्त मात्रा में टू द टॉप पर आ जाते हैं, जिससे कि प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि प्लांट्स इनका यूज कर सकें। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसलिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल है वेरी इंपॉर्टेंट है कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप्स के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। टिलिंग एंड प्लगिंग, उसको जुताई करना कहते हैं, टिलिंग भी कहते हैं उसको। किसको? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल को। दिस इज डन बाय यूजिंग प्लग्स आर मेड ऑफ द वुड और आयरन। आपको पता हो जो हल होता है, प्लग मीन्स हल, प्लग लकड़ी का बना होता है या आयरन का बना होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राइड, बहुत सूखी है, तो इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। जुताई से पहले पानी डाल दिया जाना चाहिए, डालने की आवश्यकता होती है। द प्लगिंग फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जब जुताई के दौरान बड़े बड़े ढेले निकलते हैं, उनको क्रम्स कहते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। जुताई के दौरान इन क्रम्स को, इन ढेलों को आवश्यक है कि उनको तोड़ लिया जाए। और लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। और उसके बाद खेत को बराबर करना पड़ता है, लेवलिंग करनी पड़ती है। क्यों? इससे ये बेनिफिट होता है, बुआई के दौरान बीजों को बराबर बुआई की जा सकती है। एंड सबसे बड़ा काम होता है इरिगेशन में, सिंचाई में। जब लेवल खेत रहता है तो चारों कोनों में पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाती है, इसलिए लेवलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ द लेवलर। आपको पता होगा ट्रैक्टर के पीछे कुछ लट्ठे, लकड़ी के लट्ठे लगा दिए जाते हैं, वो लेवल कराता है, जिससे लेवल कर लिया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभार जुताई से पहले ही मैन्योर्स को, खाद को, खरपतवार हटा दिया जाता है और मैन्योर्स को उसमें मिलाया जाता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर्स विथ सॉइल। यदि पहले ही जुताई से पहले कर दिया जाता है तो सॉइल में वो मिक्स हो जाता है। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग। सॉइल में नमी होनी चाहिए बिफोर सोइंग। बुआई से पहले क्या होना चाहिए? उसमें नमी होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, खेती बाड़ी में क्या क्या यूज किया जाता है ये देख लेते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रम्स टू गेट बेट एल्डिंग। बेहतर फसल की पैदावार के लिए यह आवश्यक है कि जो क्रम्स होते हैं, ढेले होते हैं, उनको तोड़ लिया जाए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टूल्स। बहुत सारे औजार होते हैं जिनसे उसको तोड़ लिया जाता है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस आर द प्लग, हाउ एंड कल्टिवेटर। ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे मिट्टी की जुताई, खेतों की जुताई और उसका लेवलीकरण ये करते हैं इससे। प्लग, हल क्या होता है ये आप देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे होंगे। ये है प्लग। प्लग में ये जो होता है शाफ्ट है, ये प्लग शाफ्ट कहलाता है। यहां पर जो है प्लव शेयर, ये आयरन का बना होता है, आयरन का बना हुआ है। और ये जो है हैंडल होता है पकड़ने के लिए। और ये यहाँ जो है लकड़ी का, उसको बीम कहते हैं, जो बैल के कंधे पर आता है। ये ट्रेडिशनल वे है प्लगिंग का, ये ट्रेडिशनल वे है। प्लग, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। ये पुराने ज़माने का तरीका है जिसमें बैलों की सहायता से मिट्टी को जुताई करते थे। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, फसल के लिए खाद माल डाला जाता था, मिक्स किया था। रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, मिट्टी को पलटना, खरपतवार को निकालना, इन सब के लिए प्लगिंग किया जाता था, बैलों से जुताई की जाती थी। रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। ये कैसे किया जाता था? ये बनता था एक लकड़ी का
सॉफ्ट जो अभी हमने आपको दिखाया लकड़ी का होता है, और पेयर ऑफ बुल्स उसको खींचा जाता है अदर एनिमल्स, जैसे कहीं कहीं पर हॉर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और बुफैलो का बच्चा जो होता है बड़ा, उससे भी यूज़ किया जाता है पुलिंग के लिए। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। अब जो जिसमें हमने दिखाया था कि ये ऐसा टाइप का होता है, ये यहाँ पर ये शॉर होता है। प्लाउसेयर यहाँ पर जो होता है आयरन का बना होता है, तो ये सॉफ्ट होता है, और यहाँ ये हैंडल होती है। मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज द लॉन्ग लॉग ऑफ द वुड, लंबा लकड़ी का होता है, विच इज कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट, जिसको प्लग शाफ्ट कहते हैं। देयर इज ए हैंडल एट द वन एंड ऑफ द शाफ्ट, यहाँ पर हैंडल भी होता है। द अदर एंड इज अटैच टू द बीम, इस बीम अगला वाला एंड जो होता है उस ये लकड़ी का जो बीम होता है, जहाँ पर बैल होते हैं, दो बुल के पेयर होते हैं, वो खिंचाई करते हैं। विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लग। एक पेयर ऑफ बुल्स रहे और एक आदमी से आसानी से खेतों की जुताई हो जाती है। द इंडिजिनियस वुडन प्लॉ इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लॉ नाउडे। आज के दिन में जो परंपरागत लकड़ी के प्लॉ थे खेत, इस सतत रूप से उनको रिप्लेस किया जा रहा है, लोहे का अब प्लॉ आ रहे हैं। हॉ भी क्या है, एक लेवलर या मिट्टी को टर्न करने के लिए है। इट इज सिंपल टूल है विच इज यूज टू रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, मिट्टी को ढीला करने और वीड्स को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ द वुड और आयरन का बना होता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ द इट्स एंड। ये आप फिगर देख सकते हैं यहाँ पर, ये हॉ है जिसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, लूजनिंग ऑफ सॉयल एंड वीड्स जो खरपतवार होते हैं उसके रिमूवल के लिए करते हैं। फिगर आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं कल्टीवेटर। बैल के जगह पर ट्रैक्टर से जो जुताई करते हैं, तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं, ये कल्टीवेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो यहाँ पर लोहे का जो बना हुआ है उसको कल्टीवेटर कहते हैं। यहाँ Nowadays, plugging is done by a tractor driving cultivator. The use of cultivator save labor and time. समय और श्रम को बचा रहा है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं उसकी बुआई, बीजों की बुआई। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सोइंग ऑफ सीड्स, बीजों की बुआई। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ द गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। बीजों को बुआई से पहले उनको सेलेक्ट करना चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए बीज, क्लीन होने चाहिए और हेल्दी सीड्स होने चाहिए। आर सेलेक्टेड, फार्मर्स प्रिफर्स टू यूज सीड्स विच गिव्स हाई यील्डिंग। खेत उनको प्रेफर करते हैं, जो किसान होता है उन बीजों को प्रेफर करते हैं जिसमें हाई पैदावार होता है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स को सेलेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ गतिविधि भी दिया गया है, ये देख लेते हैं। उसके लिए एक छोटा सा एक्टिविटी कर सकते हैं। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट्स विथ वाटर। एक बीकर में पानी ले लीजिए, उसका हाफ पानी से भर दीजिए। पुट हैंडफुल ऑफ वीट्स सीड्स एंड स्टीर वेल। उसमें से एक मुट्ठी गेहूं के बीज डाल दीजिए और उसको हिलाइए। वेट फॉर अ टाइम, कुछ समय के देख लिए आप क्या होगा। आप देखेंगे कि आर देयर सीड्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर, क्या कुछ सीड्स पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं, जो अनहेल्दी सीड्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक्स। जो हैवियर होते हैं वो नीचे डूब जाते हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, क्यों कुछ हल्के होते हैं। सीधी सी बात है कि जो डैमेज सीड्स होते हैं बिकम्स हॉलो एंड आर ऑफ
टर्न, थस लाइटर। जो डैमेज सीड्स होते हैं, डैमेज सीड वो हॉलो तो उसमें छेद होता है और हल्के होते हैं, इस कारण से वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। दे फ्लोट्स ऑन वाटर। दिस इज अ गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। यदि मिक्स है उसमें, यदि खराब सीड्स हैं उससे अलग करने का सिंपल तरीका है कि आप पानी में उसको डाल दीजिए और जो हल्के सीड्स होंगे, खराब सीड्स होंगे, वो ऊपर तैरने लगेंगे, जिनको अलग हटा दीजिए और मेन जो अच्छे हेल्दी सीड्स हैं, हैवी सीड्स हैं, उनको शोइंग के लिए रेडी रखिए, उसको चूज कर लिया जाता है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स। हमें ये भी जान लेना चाहिए कि बुआई के लिए बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है फॉर सोइंग सीड्स। ट्रेडिशनल तरीका भी था, उसको देख लेते हैं। ये देखिए, कीप जैसी एक फनल जैसी एक सिस्टम है यहाँ पर, उसमें एक आदमी डाल रहा है और जुताई के दौरान और गहराई तक, ये बेहतर तरीका है सीड्स ड्रिबलिंग का। सीड्स मिट्टी में नीचे तक चले जाते हैं इसमें, और एक उनको पर्याप्त मैन्योर्स और वाटर मिलता है, ये बेहतर तरीका है। ट्रेडिशनल टूल्स, हाँ ट्रेडिशनल टूल देखते हैं। जो टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शार्प लाइक ए फनल। फनल की तरह होता है, कीप टाइप का होता है यहाँ पर, और उसमें से ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, उसमें से ऊपर से बीज डालते जाते हैं और नीचे यहाँ पर मिट्टी में अंदर गहराई तक पहुँचते जाता है। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप हैविंग शार्प एंड। शार्प एंड होता है लास्ट में। दिस एंड्स पियर्स इनटू द सीड्स एंड प्लेस सीड्स देयर, और वहाँ मिट्टी में उसको प्लेस कर देता है, उसका एंड पॉइंट। ये देखते हैं सीड ड्रिलर। कल्टीफार में सीड ड्रिलर लगा हुआ है, आज के आधुनिक टेक्नोलॉजी है ये, जहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कल्टीफार में ही। यहाँ पर होल होता है यहाँ पर, जिसमें बीज डाल देते हैं और सीधे सीधे यहाँ पर ये पाइप वाली सिस्टम वही जो मिट्टी में अंदर तक बीज को डालती रहती है, जिसको सीड ड्रिबलर कहते हैं। नाउअडेज सीड ड्रिल फिगर नंबर 1.2 में देखिए, इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर के माध्यम से इसको शो किया जाता है। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्म एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। बराबर गहराई पर और बराबर दूरी पर इसको शो किया जाता है, इक्वल डिस्टेंस पर। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। इसमें एक बात श्योर हो जाती है कि सीड्स जो हैं वो गहराई तक चले जाते हैं और मिट्टी से दब जाते हैं। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे जो बर्ड्स हैं उन सीड्स को नहीं खाने पाती हैं। ऊपर यदि सीड्स रहेगा तो बर्ड्स जो हैं वो उनको खा जाएंगी और वांछित जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमें नहीं मिल पाएगा किसान को। दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। और ड्रिल सिस्टम से जो सोइंग है, सोइंग ऑफ सीड्स, वो टाइम की बचत करती है और श्रम की भी बचत करती है। देयर इज नर्सरी नियर बाई स्कूल्स। यहाँ बुझो कहता है, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन द स्मॉल बैग्स, वाई वर दे केप्ट इन दिस। आपको पता होगा कि नर्सरी में छोटे छोटे बैग्स होते हैं जिसमें से प्लांट्स को ग्रो किया जाता है कि नहीं? ऐसा क्यों करते हैं? नर्सरी तैयार करते हैं। सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको नर्सरी में पहले उनको ग्रो किया जाता है। वैन दे ग्रो इनटू सीडलिंग, जब नन्हे पौधे के रूप में तैयार हो जाते हैं तब उनको मेन फील्ड में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स भी होते हैं, कुछ फ्लावर वाले प्लांट्स भी होते हैं जो कि नर्सरी में उसको ग्रो किया जाता है, तैयार किया जाता है। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए दो सीड्स के बीच में, प्रॉपर डिस्टेंस में सीड्स होने चाहिए। यदि ओवर क्राउडेड होता है तो उसको अपरूट कर देना चाहिए। इससे बेनिफिट ये होती है कि दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट sufficient sunlight, nutrients and water from the soil। प्रॉपर डिस्टेंस में बीज बोने से
ये फ़ायदा होता है कि उनको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, वाटर मिलता है फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से. एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स may have to be removed to prevent overcrowded. यदि ओवरक्राउडेड होता है, ज़्यादा प्लांट्स हो गए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए. अब अगला है 1.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. सिर्फ बुआई पर्याप्त नहीं होती है, उसमें कुछ खाद माद और फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है. फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स किसे कहते हैं, ये देखते हैं. द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल, ऐसे सब्सटेंस जिनको ऐड किया जाता है सॉइल्स में, एडेड टू सॉइल फॉर फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. किसके लिए, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए उसमें मिट्टी में कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाए जाते हैं जिनको हम मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं. I saw healthy crops grown in the farm. In the neighboring farm, the plants were weak. मैंने देखा कि हेल्दी प्लांट्स ग्रोन हुए थे एक खेत में, जबकि पड़ोसी के खेत में जो प्लांट्स थे वो वीक थे. Why do some plants grow better than other? ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स जो हैं वो दूसरों की तुलना में बेहतर ग्रो करते हैं. सीधी सी बात है कि जो स्वस्थ हेल्दी प्लांट्स हैं उनको पर्याप्त मात्रा में मैन्योर मिला है, फर्टिलाइजर्स मिले हैं, और जो अनहेल्दी हैं उनके लिए पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सके हैं. यही कारण है. दिस सप्लाइज मैन्योर्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स. दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स के लिए कुछ आवश्यक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जो हेल्प करते हैं ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में. इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रोज क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड. उसी फील्ड में फसल टू फसल पैदावार करते हैं. इसके कारण से जो वांछित न्यूट्रिएंट्स होता है वो उस खेत से नष्ट हो जाती है. द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो. उसको अनकल्टिवेटेड उसको छोड़ा भी नहीं जाता है, इस कारण से पैदावार नहीं मिल पाती है. दिस इमेज वॉज ऐसे में क्या होता है, द कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. कंटिन्यूस रूप से कल्टीवेशन करने से सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाती है. फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर्स टू द फील्ड टू रिप्लेनाइज द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स बना रहे इसके लिए उसमें कुछ मैन्योर्स को ऐड किया जाता है, करना चाहिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. खाद डालना कहलाता है. ये जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स टू वीकर प्लांट. अपर्याप्त मात्रा में मैन्योर्स को डालना, यदि डालते हैं अपर्याप्त मात्रा में तो उसका परिणाम होगा कि वो जो प्लांट्स होंगे वो वीकर होंगे. मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. मैन्योर क्या होता है, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट. खाद क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट का वो डिकम्पोजिशन से बनते हैं मैन्योर्स, जिसको हम लोग खाद कहते हैं. फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज. किसान क्या करता है, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट को एक गड्ढे में डालता है और उसको डिकम्पोज होने के लिए उसको छोड़ देता है. द प्लेस एंड अलाउज इट टू डिकम्पोज. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो डिकम्पोजिशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कुछ छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनके द्वारा किया जाता है डिकम्पोजिशन. द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. जो डिकम्पोज मैन्योर होता है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6. आप पहले ही पढ़ चुके होंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में इन क्लास 6 में.
एक्टिविटी 1.2 में देखते हैं एक एक्टिविटी करके कि यदि इम्प्रॉपर वे में फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स को हम नहीं डालते हैं, प्रॉपर डालते हैं, यदि प्रॉपर नहीं डालते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। एक ग्लास लीजिए, 3 ग्लास ले लीजिए, ए बी और सी पुटिंग कर दीजिए उसमें, और उनमें क्या करना है, अब तीनों में इम्प्रॉपरली आपको उसमें एक में सॉयल मिक्सचर करना है लिटिल काऊ डंग के साथ, बी में सम सॉयल डालना है, और सी में विदाउट एडिंग एनीथिंग डाल करके उसमें प्लांट्स को ग्रो कर देना है। पानी पर्याप्त मात्रा में डाल दीजिए। आफ्टर 7 to 10 डेज उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। सीधी सी बात है, क्या होगा उसमें कि जिसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं वो हेल्दी ग्रो करेगा, पौधों की साइज अलग अलग होगी, लंबे होंगे, और जिनमें न्यूट्रिएंट्स जिसे सी है, सी में न्यूट्रिएंट्स कम हैं, इसलिए उसका ग्रोथ बिल्कुल न के बराबर होगा। आप ए बी सी और देख सकते हैं तीनों को ग्रोथ। 1.3b में डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या सेम लंबाई के हैं? नहीं है। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, कौन सा ग्लास बेहतर ग्रोथ को शो कर रहा है? इन विच ग्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, किसमें जल्दी से ग्रो किया है? सीधी सी बात है, जिसमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ज़्यादा होंगे वो उसमें ग्रोथ बेहतर होगा। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं अब ये देखते हैं। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स विच आर रिच इन द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के लिए के दृष्टिकोण से रिच होते हैं, बेहतर होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर्स, ये मैन्योर्स से कैसे अलग होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर द प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स का उपयोग उत्पादन कहाँ किया जाता है? फैक्ट्रीज में। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, जिसको हम एनपीके कहते हैं। The use of fertilizers has helped farmer to get better yielding of the crops such as wheat, paddy and maize. फार्मर्स को बेटर यील्डिंग के लिए ये फर्टिलाइजर्स बेहतर हेल्प करते हैं। जिस तरह से किसान गेहूं के फसल में, धान के फसल में, मक्का के फसल में इन फर्टिलाइजर्स का उपयोग करता है, बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड सॉयल लेस फर्टाइल, मिट्टी को लेस फर्टाइल भी कर देता है। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम्स अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। आपको पता हो कि जो फर्टिलाइजर्स हैं ये वाटर पोल्यूशन के भी सोर्स कहे जाते हैं। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने के, बनाए रखने के लिए वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विथ ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। क्या तरीका है? सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए उसमें या तो हम मैन्योर यानी कि खाद, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें, या लीव कर दें, छोड़ दें खेत को अनकल्टिवेटेड। टू क्रॉप्स के बीच में कुछ टाइम छोड़ देना चाहिए ताकि उसमें फिर से उसमें न्यूट्रिशन आ जाए। इससे क्या होगा? द यूज ऑफ मैन्योर इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, मिट्टी के बनावट को इंप्रूव करेगा, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, पानी को कंटेन करने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाएगा। इट रिप्रेजेंट्स द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, उसको मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स से भरपूर कर देगा। Another method of the replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. अगला replenishing of the soil का बेस्ट जो तरीका है वो क्या है? क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण जिसको कहते हैं। सर्कुलेट करना चाहिए, यानी कि 1 by 1 अलग अलग प्रकार के फसल को बोना चाहिए। दिस कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को बोना चाहिए। और अर्ली फार्मर्स इन द नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर। आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे कि जो किसान होता है क्या करता है, उसमें क्रॉप फॉडर ग्रो करता है। वीट इज द नेक्स्ट सीजन, इन द नेक्स्ट सीजन में
अगले बार वो क्या करता है, खरीफ की फसल के पश्चात बीच में थोड़ा टाइम देता है, फॉडर बोता है, उसके बाद वो खरीफ की फसल बोता है। दिस हेल्प इन द रिप्लेसिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन उसको पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। फार्मर्स आर बीइंग इंकरेज टू एडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और इसके लिए फार्मर्स को इंकरेज किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है कि न्यूट्रिएंट्स को बढ़ावा देने के लिए फसल चक्रण को यूज करें। इन द प्रीवियस क्लासेस आप पढ़ चुके हैं, यू हैव लर्न अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करता है। These are present in the nodules of the roots of the leguminous plants. Leguminous plants जो होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे, वो होते हैं जैसे कि बीन हो गया, मटर हो गया, चना हो गया। ये लेग्यूमिनेसी कुल के जब जड़ों में उसको देखेंगे आप तो उसमें मिलेंगे नोड्स होते हैं, कुछ नोड्स होते हैं, गांठ टाइप के, इसमें राइजोम होते हैं। और ये क्या करते हैं, और एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, और जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है और नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए यहाँ पर हेल्पर के रूप में जो उनके रूट नोडल्स में होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, वो इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको नाइट्रेट में चेंज करते हैं, जिसका यूज़ प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में प्राप्त करते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ कंपैरिजन है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर उसमें क्या अंतर है। फर्स्ट नंबर है फर्टिलाइजर्स इज मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट होता है ये, और मैन्योर्स क्या होता है, मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस होता है, प्राकृतिक सब्सटेंस होता है, ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द कैटल डंग्स एंड प्लांट्स रेसिड्यू से बनते हैं। सेकंड नंबर फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। मैन्योर्स को कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, खेतों में बना दिया जाता है। थर्ड नंबर फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर को डालने से हम खेतों में कोई नमी नहीं मिलती है, जबकि वेयरस मैन्योर्स डालने से खेतों में नमी बनी रहती है। फोर्थ नंबर फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन। हाँ, ये एक बेनिफिट होता है कि वो रिच होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के दृष्टिकोण से। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन द प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के दृष्टिकोण से देखें तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, लेकिन ह्यूमस, मिट्टी में जो नमी है उसको बनाए रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बेहतर मैन्योर होता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर से बेहतर होते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज, पहला कारण है इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सॉइल। पहला नंबर है कि पानी चाहिए, पानी को इन होल्ड करता है। सेकेंड नंबर, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिकम्स ईजी। छिद्रमय हो जाता है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिसके कारण से उसमें गैस एक्सचेंज होते रहते हैं, इजीली हो सकते हैं। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ द फ्रेंडली माइक्रोब्स। खाद डालने से फ्रेंडली जो माइक्रोब्स होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो उसमें संख्या उनकी बढ़ती है। फोर्थ है इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। सॉइल की जो टेक्सचर है, बनावट है, उसको भी इम्प्रूव करता है। अब बुवाई के पश्चात, खेत बनने के पश्चात, बुवाई के पश्चात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इरीगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड्स वाटर टू लिव। हमें पता है कि ऑल लिविंग बींग्स को पानी की आवश्यकता होती है टू लिव, जीवित रहने के लिए। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अच्छी तरह से पता है कि प्लांट्स के लिए भी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पानी की आवश्यकता है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स रूट, जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। अलॉन्ग विथ वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब। और पानी के साथ साथ जो भी मिनरल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, पानी के साथ साथ सब एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट्स में 90% वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। आपको पता हो कि ड्राई कंडीशन में कभी भी सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं। दो न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्स इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स वाटर के ही द्वारा
जो भी न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होते हैं पानी में वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू द प्लांट्स। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। आप और पानी हमें कैसे मदद करता है? फ्रॉस्ट जो तुषार होता है, पाला पड़ जाए या हॉट एयर चलती है, लू पड़ती है, लू और पाले से भी प्लांट्स को बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉयल फॉर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ। और बेहतर क्या है? टू मेंटेन द मॉइस्चर, नमी को बनाए रहती है मिट्टी में हेल्दी क्रॉप ग्रोथ के लिए। फील्ड हैव टू वाटर्ड रेगुलरली, और खेतों के इसके लिए रेगुलरली वाटर करना चाहिए, पानी देना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल में पानी को देना टू द क्रॉप्स, फसल को देना इरिगेशन कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। द टाइम्स एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप्स टू क्रॉप्स। आपको पता हो कि अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स के लिए अलग अलग टाइम होता है, टाइम इंटरवल होता है सिंचाई के लिए, और पानी की मात्रा भी कम दी जाती है, किसी में अधिक दी जाती है। ये इन सब बातों का ध्यान देना पड़ता है। सॉयल टू सॉयल एंड सीजन टू सीजन। इन समर, गर्मी के दिनों में क्या है? द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाटर इज हाई होता है, बार बार देना पड़ता है। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीजिंग रेट ऑफ द इवापोरेशन ऑफ वाटर। इवापोरेशन आपको पता हो, पानी का वाष्पोत्सर्जन। पानी गर्म जब होता है तो इवापोरेट होता है गैस के रूप में, और जिससे पानी की कमी हो जाती है फ्रॉम द सॉयल एंड द लीव्स से, उसको इवापोरेशन कहते हैं। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डाइड। इसको एक ख्याल आ रहा है कि हमने कहीं गलती की थी और जल्दी जल्दी पानी देना चाहिए था, और गलत समय पर हमने पानी दिया था। सही समय पर भी हमें पानी देना चाहिए। सोर्सेस ऑफ इरिगेशंस, अब देख लेते हैं कौन कौन से सोर्स थे। द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशंस आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स एटसेट्रा। ये हैं स्रोत, प्राचीन जमाने से ही चले आ रहे हैं। कुओं का इस्तेमाल किया जाता है, ट्यूबवेल का, पॉन्ड्स का झील से, नदियों से, डैम से, और कैनल मीन्स नहर से भी सिंचाई की जाती है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के परंपरागत कुछ तरीके हैं। देखिए यहाँ पर मोट लिखा हुआ है, फिगर देखिए, देख सकते हैं आप। 1.4b में चेन है, चेन सिस्टम से, चेन पंप सिस्टम है। ढेकली है सी में देखिए, और डी में है रेहट, जो बैल के द्वारा घुमाया जा रहा है। तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है सिंचाई की, ये देखते हैं। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इट लिफ्टेड अप बाई डिफरेंट मेथड्स इन द डिफरेंट रीजन। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कुएं का, झील का या नहर का पानी को लिफ्ट अप किया जाता है, टेकिंग टू द फील्ड। कैटल्स और ह्यूमस लेबर इज यूज इन दिस मेथड। परंपरागत तरीके में कैटल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है पानी को निकालने के लिए, और ह्यूमन लेबर का भी इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस मेथड आर चीपर, सस्ता होता है, बट लेस एफिशिएंट, लेकिन बहुत आसान नहीं होता है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है मोट, पुली सिस्टम से है। चेन पंप, फिगर भी देख सकते हैं आप। थर्ड नंबर है ढेकली। फोर्थ नंबर है रेहट। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। आज के ज़माने में पंप का इस्तेमाल किया जा रहा है पानी का लिफ्टअप करने के लिए। डीजल पंप है। बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप्स। और इन पंप को चलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है? डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बायोगैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं कहीं पर। इलेक्ट्रिसिटी का और सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मॉडर्न मेथड ऑफ द इरिगेशन, आज के ज़माने का है जो आधुनिक तरीका है सिंचाई का, वो देख लेते हैं क्या है। स्प्रिंकलर सिस्टम आप लोगों ने खेतों में देखा होगा, फिगर देख लीजिए आप। स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, वेल से मोटर लगा दिया जाता है और पाइप ऊपर नोजल सिस्टम होता है, नोजल घूमता रहता है प्रेशर से, और खेतों की सिंचाई होती है रेनी सीजन की तरह, रेन की तरह। ये है ड्रिप सिस्टम, ये भी बेस्ट तरीका है। जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक एक फीट पर छेद कर दिया जाता है पतले पतले पाइप्स को, और उसमें एक एक फीट के दूरी पर पौधों को लगाया जाता है, उनके जड़ों के पास सीधे पानी जाता है। ये बहुत ही बेहतर तरीका है, इनको डीपली पढ़ लेते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम, ये फिगर आप देख सकते हैं। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल इन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। जहाँ पर सफिशिएंट वाटर नहीं है उपलब्ध, वहाँ के लिए सबसे बेहतर है।
द परपेंडिकुलर पंप पाइप, खड़े खड़े पाइप्स होते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर खड़े पाइप कर दिए गए हैं एकदम परपेंडिकुलर, और ऊपर नोजल लगा दिया है। परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइप, मेन पाइप में लगा दिया जाता है ये टू रेगुलर इंटरवल पर। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप, मेन पाइप से अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, जैसे ही पंप को स्टार्ट करते हैं तो उस प्रेशर के कारण से वो नोजल घूमने लगता है। इट इस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, नोजल को रोटेट करता है, और इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, जैसा बारिश हो रहा है ऐसा वो पूरे खेत में फील्ड में पानी को सींचता रहता है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन, बगीचे के लिए, जैसे कॉफ़ी का बगीचा हो गया, प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए बहुत ही बेस्ट है, जहाँ पर पानी को एकाएक नहीं डाला जा सकता, ऊपर से स्प्रिंकल टाइप करके किया जा सकता है। अगला देखते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप सिस्टम्स। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसमें बूंद बूंद करके पानी गिरता है, जिसे टपक सिंचाई विधि भी कहते हैं, डायरेक्टली नियर द रूट, सीधे जड़ों में जाता है पानी। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसको ड्रिप सिस्टम कहते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स हो गया, गार्डन हो गया, गार्डन एंड ट्रीज के लिए बेस्ट सिस्टम है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें बिल्कुल भी पानी का वेस्ट नहीं होता है। इट इज अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इज पुअर, जहाँ पर जिन क्षेत्रों में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वेरी पुअर है, उन क्षेत्रों के लिए ये क्या है, बून है, वरदान है। आगे देखते हैं द प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से प्रोटेक्शन, खरपतवार से प्रोटेक्शन करते हैं। खेतों में अवांछित, अनवांटेड, अनडिजायरेबल जो प्लांट्स होते हैं उनको वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। इन द फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रोथ नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, मुख्य फसल के साथ कुछ अदर अनडिजायरेबल जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है वो भी ग्रो कर जाते हैं, उनको वीड्स कहते हैं या खरपतवार कहते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडलिंग, वीड्स को, खरपतवार को हटाना वीडिंग कहलाता है। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। आपको पता हो कि जो मेन फसल के साथ, मेन क्रॉप के साथ जो उगता है वो कंपटीशन करता है किसके साथ, हमारे मेन क्रॉप के साथ। किसके लिए, न्यूट्रिशन जो भी हम डालते हैं उसको लेता है, पानी, स्पेस एंड लाइट के लिए, सबके साथ उसका कंपटीशन आता है मेन क्रॉप के साथ। थस दे इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इस प्रकार से हमारे मेन प्लांट का ग्रोथ जो है उसको इफेक्ट करता है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन द हार्वेस्टिंग, यहाँ तक कि कुछ वीड्स तो ऐसे होते हैं जो कि हार्वेस्टिंग के दौरान इंटरफेयर करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। कुछ वीड्स तो ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आल्सो, इसलिए इनका रिमूवल जो है, रिमूवल ऑफ वीड मस्ट नेसेसरी होता है, इसको वीडिंग कहते हैं। ओके, फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, फार्मर इसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाता है इसके ग्रोथ को कम करने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप्स, आपको पता हो कि क्रॉप्स को सोने से पहले, बुआई करने से पहले इसकी निराई करता है, टिलिंग करता है। अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स, अपरूट करता है, जड़ से उखाड़ देता है और वीड्स को मारने के लिए कुछ दवाइयाँ भी डालती है, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, जो सूख जाती है लास्ट में और फिर से मिक्स हो जाती है सॉइल में। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ द वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड, बेस्ट तरीका क्या है इसको रिमूव करने का, कि जब उसमें फूल आने से पहले, फूल या बीज लगने से पहले, किसमें, वीड्स में, उसको उसी वक्त पहले ही उसको उखाड़ देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स, द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड, उसको जड़ से, जड़ के पास से या उसको अपरूट कर देना चाहिए, जड़ से ही कबाड़ देना चाहिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस डन विद द हेल्प ऑफ द खुरपी, खुरपी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इसी टीलिंग के लिए, अपरूटिंग के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं खरपतवार वीड्स को हटाने के लिए। द सीड ड्रिल्स इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, सीड ड्रिल्स
भी एक टूल है जिसका यूज कहाँ करते हैं, अपरूट्स द वीड्स। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। कुछ केमिकल्स भी होते हैं जिसके द्वारा वीड्स को कंट्रोल किया जाता है, जिसको कहते हैं वीडिसाइड्स। These are स्प्रे इन द फील्ड टू किल द वीड्स। वीड्स को किल करने के लिए स्प्रे किया जाता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप, जो मेन क्रॉप होते हैं उसको डैमेज नहीं करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। खेतों में स्प्रे किया जाता है उसको पानी के साथ मिला करके। आप देख सकते हैं फिगर में कि वीडिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्प्रेइंग वीडिसाइड्स पानी के साथ मिला करके, लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। एज ऑलरेडी मेंशन, पहले ही बताया जा चुका है कि द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेशन ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स। जब वीड्स ग्रोथ करते हैं, खरपतवार, उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन, से पहले इसको डाल देना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, ये हो सकता है किसानों के हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसलिए वीडिसाइड्स का इस्तेमाल जो है उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए किसान को। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ, अपने नाक और मुंह को कपड़े से विद द पीस ऑफ क्लॉथ, उसको ढक लेना चाहिए ड्यूरिंग स्प्रेइंग द दिस क्लॉथ्स। अब खरपतवार से बचाने के पश्चात मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब हमारी फसल तैयार होती है, वो होती है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है कल्टीवेशन का। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको कटाई करना हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, जमीन से लगकर काटते हैं। इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मेच्योर। फसल को तैयार होने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। हार्वेस्टिंग इज इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाई सिकल, या आप सिकल देख सकते हैं, हसिया के द्वारा हार्वेस्टिंग की जाती है, या बड़े व्यापक पैमाने पर जो होते हैं वो हार्वेस्टर मशीन होती है, मशीन के द्वारा किया जाता है, कटाई की जाती है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड्स टू सेपरेट, जो कटी हुई फसल है उससे सीड्स को अलग करने की आवश्यकता होती है फ्रॉम द साफ, उसकी भूसी से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेसर, यानी कि अनाज को अलग करना, उसको थ्रेसिंग कहते हैं। दिस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड कंबाइन। कंबाइन उसको कहते हैं उस मशीन को जिससे मेन सीरियल को उसके साफ से अलग किया जाता है। विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेसर, जिसको हार्वेस्टर भी कहते हैं या थ्रेसर भी उसको कहते हैं। फार्मर्स पुराने ज़माने में जो छोटे किसान होते हैं, फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ द लैंड डू द सेपरेटर ऑफ द ग्रेन एंड साफ बाई विनोइंग। एक विनोइंग मशीन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका इस्तेमाल करते थे किसके लिए, साफ को ग्रेन एंड साफ को अलग अलग करने के लिए। ये हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6। हार्वेस्टिंग फील्ड, खेतों की कटाई। कुछ फेस्टिवल भी होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर खेतों की कटाई से संबंधित। होली, बैसाखी, दिवाली, नबायनी एंड बिहू, पोंगल, ये हैं कुछ फेस्टिवल्स, याद रखिएगा। स्टोरेज इंपॉर्टेंट है हमारा, क्या, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो भी हमारे पैदावार है उसको संचित करना वो इम्पोर्टेंट टास्क है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट, यदि हार्वेस्टेड ग्रेन, कटा हुआ ग्रेन को रखा जाए फॉर लॉन्ग टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर। उनको मॉइस्चर से, नमी से, इंसेक्ट्स से और रैट्स से, चूहों से, पेस्टिसाइड्स से बचाना पड़ता है हमको, माइक्रोब से। हार्वेस्टेड ग्रेन्स है मोर मॉइस्चर, जो जस्ट कटा हुआ रहता है उसमें नमी होती है। इट फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। यदि उसको रख दिया जाए बिना सुखाए तो क्या होंगे, दे मे गेट स्पॉइल्ड, सड़ जाते हैं, अटैक्ड बाई द ऑर्गेनिजम्स, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन।
या उसमें जर्मिनेट कर जाएगा या अनफिट होता है वो, इसलिए बेहतर क्या होता है, हैंस बिफोर स्टोरिंग देम, उनको स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड, उनको सुखा देना चाहिए इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर को, नमी को रिड्यूस करने के लिए उसको सुखाना चाहिए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय द इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरियाज एंड फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई से और पेस्ट जो भी होते हैं कीट, उनसे इसको बचाता है, इसलिए सुखा देना चाहिए। कुछ फूड स्टोरेज का, ग्रेन स्टोरेज का ये कुछ ये हैं सिस्टम्स हैं। सैलो जिसको कहते हैं, सैलोस फॉर द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन, फिगर में आप देख सकते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स में भी रखते हैं और मेटेलिक बिन में। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज डन इन द सैलोस एंड ग्रेनरी, सैलोस और ग्रेनरी में व्यापक पैमाने पर, लार्ज स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है स्टोरेज के लिए। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट एंड रेट्स एंड इंसेक्ट्स से, रेट से और पेस्ट से प्रोटेक्ट करने में बचाती है, मदद करती है। ड्राइड नीम लीव्स आर आल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, घरों में जो ग्रेन अपने स्टोरेज में नीम की लीव्स को भी डालते हैं, जिससे जो कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो प्रवेश नहीं करते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन, बड़े बड़े गोडाउंस में स्पेसिफिक केमिकल होती है, केमिकल ट्रीटमेंट भी किया था, रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बड़े बड़े ग्रेनरीज में स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। आप देख सकते हैं। उसके बाद 1.10 लास्ट हमारा पॉइंट आता है, हमें एनिमल्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमें भोजन सिर्फ न कि प्लांट से, पौधों से, क्रॉप से मिलता है, बल्कि हमें एनिमल से भी प्राप्त होते हैं। किन से मिल्क हमें किन से मिलता है, काऊ, बुफेलो, सी गोट, सी कैमल्स, मीट भी मिलते हैं हमें, अंडे मिलते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. Different kinds of food हमें plant से मिलते हैं, animals से मिलते हैं। Many people living in the coastal areas, जो coastal areas में है, coastal areas में, समुद्री क्षेत्रों में जो हैं, वहाँ पर consume fish as a major part of their diet, उनके diet का major part होता है fish. In the previous classes you have learned about the food that we obtain from plants. पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमें प्लांट से फूड मिलते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, जिसको हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन कहते हैं, इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ द स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सिलेक्शन ऑफ सीड्स से बुवाई से लेकर के एडिंग ऑफ मैन्योर्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज से लेकर के कई हमको एक्टिविटीज़ करते हैं, कई स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। इसी प्रकार से सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स, फार्मों में या घरों पर जानवरों का पालन करना, हैव टू प्रोवाइड्स विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर्स, उसकी देख रेख करना, प्रॉपर उनको फूड प्रोवाइड करवाना जानवरों को और उनको आश्रय देना, इस सब विधि को क्या कहते हैं, व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल, जब इसको व्यापक पैमाने पर किया जाता है तो इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम देखते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या सीखने को मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कौन कौन से किए जाते हैं, एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं, पशुपालन, क्रॉप फसल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, रबी एंड खरीफ की फसलें, फर्टिलाइजर्स रासायनिक पदार्थ होते हैं हमारे, ग्रेनरीज जहाँ पर अनाज को रखा जाता है, हार्वेस्टिंग फसल की कटाई कहलाती है, इरिगेशन प्रॉपरली टाइम टू टाइम पानी डालना पौधों में, खरीफ की फसल जानते हैं हम लोग जो बरसात के मौसम में की जाती है, मोस्टली जून टू सितंबर, जून जुलाई अगस्त, मैन्योर ऑर्गेनिक मैन्योर होता है जिसे हम लोग खाद कहते हैं, रबी की फसल प्लगिंग, जुताई, प्लग मतलब हल होता है, जुताई करने के लिए काम आता है, मिट्टी को टीलिंग और लूजनिंग के लिए काम आता है, रबी की फसल मोस्टली इन विंटर सीजन की जाती है। इसके अलावा भी एक होता है जो वेजिटेबल्स ग्रो किया जाता है, वो जायद की फसलें कहते हैं। व्हाट हैव वी लर्न, हम लोगों ने क्या क्या सीखा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, इतने बड़ी जनसंख्या को फूड प्रोवाइड करने के लिए वी नीड टू एडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, हमें करते रहनी चाहिए। सेकंड नंबर है सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड एट द प्लेस
कंस्टिट्यूट अ क्रॉप। एक ही जगह पर एक ही प्रकार के प्लांट्स को ग्रो करना क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स में रबी एंड खरीफ की फसलें। एक है जायद की फसलें भी जिसको कहते हैं हम लोग। इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉयल बाय ड्रिलिंग एंड लेवलिंग। मिट्टी को बुवाई से पहले ड्रिल करना चाहिए और उसको बराबर करना चाहिए, लेवलिंग करना चाहिए। प्लग्स एंड लेवलर्स आर यूज फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए खेत हल और लेवलर का इस्तेमाल किया जाता है। सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ, प्रॉपर गहराई में बुआई करना चाहिए। एंड डिस्टेंस गिवन गिव्स गुड एल्डिंग, और दूरी पर बीज बुआई करने से बेहतर पैदावार होती है। गुड वेराइटी ऑफ सीड्स आर सोन आफ्टर सेलेक्टिंग ऑफ हेल्दी सीड्स का चयन करना चाहिए। और सोइंग इन डाउन बाई सीड्स ड्रिल, और सीड ड्रिल के द्वारा उसको बुआई करना चाहिए। सीड्स नीड्स रिप्लेसमेंट एंड इनरिच थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग करने से सीड्स को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली विद द इंट्रोड्यूस ऑफ द न्यू क्रॉप वैरायटी। नए क्रॉप वैरायटी से फसल चक्रण के माध्यम से फर्टिलाइजर्स के यूज को भी कम किया जा रहा है, जबकि इनको ज़्यादा बढ़ावा मिलती है नए फसलों से। सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन कैसे कहते हैं? सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, फसल को समय समय पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। खरपतवार किसे कहते हैं? जो अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं मेन क्रॉप के साथ, उसको वीड्स कहते हैं। हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मेच्योर क्रॉप। मेच्योर क्रॉप की हार्वेस्टिंग को हार्वेस्ट करना कहलाता है बाई मैन्युअली और बाई मशीन्स। सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द साफ से ग्रेन को अलग करना थ्रेसिंग कहलाती है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी होती है। ग्रेन को प्रॉपर सही तरीके से उसको स्टोर करना चाहिए। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। भोजन हमें न केवल सीरियल्स से, अनाज से, क्रॉप से मिलते हैं, बल्कि हमें एनिमल से भी मिलते हैं। फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड, जिसके कारण से मनुष्य जानवरों को पाला जाता है। दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। कहीं भी जो भी टॉपिक यदि नहीं समझ आया होगा, उस टॉपिक का नाम लिख करके हमको कमेंट बॉक्स में देंगे, और इसकी अलग एक्सरसाइज के लिए कंप्लीट विथ सॉल्यूशन के साथ एक अलग वीडियोस बनाएंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।